नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना समाहरणालय के नवनिर्मित भवन का शिलापट अनावरण कर उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने समाहरणालय परिसर और बेसमेंट का मुआयना किया। नवनिर्मित समाहरणालय भवन के बेसमेंट भूतल से लेकर 5वें तल तक उपलब्ध कराई गई सुविधाओं और पदाधिकारियों के बैठने की गई व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों ने मॉडल के माध्यम से मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। नवनिर्मित पटना समाहरणालय परिसर के एक हिस्से में मुख्य प्रवेश द्वार के समीप पटना समाहरणालय के पुराने भवन के अंश 8 खंभों को लोहे के फ्रेम में संरक्षित किए गए क्षेत्र का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाहरणालय भवन के पुराने हिस्से को काफी बेहतर ढंग से संजोया गया है। पटना समाहरणालय में आने वाले लोग इस खुले क्षेत्र में हरियाली के बीच आराम से बैठकर अपना कुछ समय व्यतीत कर सकेंगे। समाहरणालय परिसर में मुख्यमंत्री ने पौधारोपण भी किया। समाहरणालय भवन के 5वें तल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों के बैठने की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी श्री चंद्रशेखर सिंह के नए कार्यालय कक्ष में पहुंचकर उन्हें कुर्सी पर बैठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आप सभी इस नवनिर्मित समाहरणालय भवन के अपने अपने कार्यालयों में बैठकर लोगों की समस्याओं का निष्पादन करें। इसके बन जाने से लोगों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। एक ही जगह प्रशासनिक कार्य निष्पादित होने से लोगों को भागदौड़ से निजात मिलेगी। समाहरणालय भवन के ऊपरी तल पर जाकर मुख्यमंत्री ने आसपास के इलाकों का भी मुआयना किया। मुख्यमंत्री ने समाहरणालय भवन के 5वें तल पर स्थित मुख्य सभागार में समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष भवन निर्माण विभाग द्वारा नवनिर्मित समाहरणालय भवन के संबंध में तैयार की गई लघु फिल्म प्रदर्शित की गई है। नए समाहरणालय भवन के निर्माण में अहम योगदान देने वाले पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों और कर्मियों को मुख्यमंत्री ने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को मानसिक रोगी बताया है और कहा है कि लालू को कोइलवर पागलखाने में इलाज कराने की जरूरत है। लालू यादव ने मंगलवार की सुबह पटना में कहा था कि नीतीश कुमार आंख सेकने के लिए महिला संवाद यात्रा पर जा रहे हैं। पत्रकारों ने लालू से पूछा था कि नीतीश के विधानसभा चुनाव में 225 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं और महिला संवाद यात्रा पर जा रहे हैं। इसके जवाब में लालू यादव ने कहा था कि वो आंख सेकने जा रहे हैं। आपको बता दें कि अगले चुनाव से आरजेडी सरकार में वापस आ रही है। सम्राट चौधरी ने लालू यादव के बयान को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं से संवाद करने जा रहे हैं। उनकी यात्रा पर लालू यादव ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है वह चिंताजनक है। सम्राट ने कहा, पहले हम समझते थे कि लालू प्रसाद शारीरिक रूप से बीमार है, लेकिन उनके बयान से साफ हो गया है कि वे मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। उनको अब कोइलवर में इलाज कराने की आवश्यकता है। कैमूर में डीएम ने पंचायत राज विभाग की समीक्षा बैठक की। इसमें जिला पंचायत पदाधिकारी सहित सभी प्रखंड के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी भी उपस्थित थे। सबसे पहले उन्होंने पंचायती राज विभाग के तहत विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में कैमूर जिला परिषद को राज्य में दूसरा स्थान मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग से 15वें और 6ठे वित्त आयोग की राशि से विकास योजनाओं को धरातल पर उतरने में जिले में काफी बेहतर प्रयास किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लाइट लगाने, पंचायत सरकार भवन का निर्माण और उनके सफल संचालन, स्वास्थ्य विभाग के तहत हेल्थ सब सेंटर आदि को प्राथमिकता के साथ पूरा किया गया है। सभी पंचायत में पंचायत सरकार भवन के निर्माण, उसके सफल संचालन की समीक्षा की गई है। इसके साथ ही पंचायत स्तरीय खेल मैदान के लिए जमीन के चिन्हांकन की भी समीक्षा की गई है। उन्होंने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि विकास के जिन संकेतकों के
जिला कुछ बिंदु से दूसरे स्थान पर रह गए हैं, उस पर सूक्ष्मता से कार्य किया जाए ताकि अगली रैंकिंग में कैमूर को प्रथम स्थान प्राप्त हो सके। खबर महाराष्ट्र से। मुंबई के कुर्ला में सोमवार रात करीब 9:45 बजे बेस्ट की बस ने बेकाबू होकर कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। बस ने करीब 30 लोगों को कुचलते हुए एक सोसाइटी की दीवार भी तोड़ दी थी। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 26 लोग घायल हुए थे। मरने वालों में 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। बेकाबू बेस्ट बस ने कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया है। जानकारी के मुताबिक बस कुर्ला से अंधेरी जा रही थी, तभी अंबेडकर नगर में बुद्ध कॉलोनी के पास बस अनियंत्रित हो गई। बस ने 30 लोगों को कुचल दिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। माना जा रहा है कि यह हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ। इस बस के ड्राइवर संजय मौर्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने 1 दिसंबर को ही नौकरी ज्वाइन की थी। बात करते हैं झारखंड की। जामताड़ा में बस स्टैंड के ऊपर बना पार्क अब कचरे में तब्दील हो गया है। बस स्टैंड के ऊपर की तरफ बना पार्क, जहां बैठने की व्यवस्था और सुंदर फूल पेड़ के पौधे हुआ करते थे, वहां समय पर साफ सफाई नहीं होने से आज यह जंगल और कचरे में बदल गया है। इतना ही नहीं, जामताड़ा बस स्टैंड भी आज कचरे में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। इससे जामताड़ा बस स्टैंड पर आने वाले यात्री और स्थानीय लोग काफी नाराज हैं। बात करते हैं हरियाणा की। गुरुग्राम में धमाके की साजिश को गुरुग्राम पुलिस के स्वाट कमांडो ने नाकाम किया है। सेक्टर 29 के ह्यूमन पब बार देसी बम से हमला करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान मेरठ के रहने वाले सचिन के तौर पर सामने आई है। गुरुग्राम पुलिस के स्वाट कमांडोज ने आरोपी के कब्जे से 2 देसी बम बरामद किए हैं। दरअसल चंडीगढ़ में बॉलीवुड सिंगर बादशाह के पब बार पर हमले के बाद से एफटीएफ मामले की जांच में जुटी थी, जिसके बाद गुरुग्राम के सेक्टर 29 के टॉय बॉक्स पब बार मालिक ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके पास भी धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं, जिसमें लाखों की रंगदारी दो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा गया था। जिसके बाद गुरुग्राम एसटीएफ और पुलिस ने टॉय बॉक्स पब के बाहर सुरक्षा कर्मियों और स्वाट कमांडोज को तैनात किया था और आज सुबह 5 बजे के करीब 2 संदिग्ध युवक मौके पर पहुंचे और टॉय बॉक्स से लगते ह्यूमन पब बार के बोर्ड पर देसी बम से हमला कर दिया। इससे पहले कि देसी बम से लैस यह बदमाश दूसरा बम फेंक पाते, गुरुग्राम पुलिस के स्वाट कमांडोज ने आरोपी को काबू कर उसके कब्जे से 2 और देसी बम को बरामद कर वारदात का खुलासा कर दिया है। आरोपी की पहचान सचिन के तौर पर सामने आई है, जो कि मेरठ का रहने वाला है। देसी बम से हमले की साजिश लॉरेंस बुश्नोई गैंग ने रची या फिर इसके पीछे कोई और है? गुरुग्राम पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। खबर उत्तर प्रदेश से। झांसी के टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुटोरा में पति पत्नी की हत्या कर दी गई। गांव के एक ही बुजुर्ग व्यक्ति ने एक युवक के ऊपर तलवार से हमला कर दिया। पति को बचाने दौड़ी पत्नी पर भी हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से आनन फानन में गुड़सराय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक ने पति पत्नी को मृत घोषित कर दिया। सुबह सुबह डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप मच गया और एसएसपी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। डबल मर्डर केस में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना की वजह पुराना विवाद बताया जा रहा है। मृतक के पिता ने बताया कि उसकी बहू संगीता और बेटे पुष्पेंद्र को बच्चों के सामने ही गांव के ही बुजुर्ग व्यक्ति काशी प्रसाद ने तलवार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना टोडी फतेहपुर थाना पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
यूपी के कौशाम्बी जिले में डीजे पर गाना बजाने को लेकर बारात में मारपीट हो गई। इसमें 2 बाराती घायल हो चुके हैं, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। घटना कोखराज थाना क्षेत्र के बघेलापुर गांव की है, जहां बीती रात दिग्गज सरोज के घर पर पकसराई चरवा थाना क्षेत्र से बारात आई थी। बताया जा रहा है कि गाने बजाने को लेकर बाराती और घरातियों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि नशे की हालत में बाराती और घरातियों में जमकर चले लाठी डंडे, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। बीच बचाव करने गए लड़की पक्ष का एक रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में डीजे पर गाना बजाने को लेकर बारात में मारपीट हो गई। इसमें 2 बाराती घायल हो गए हैं, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। घटना कोखराज थाना क्षेत्र के बघेलापुर गांव की है, जहां बीती रात दिग्गज सरोज के घर पर पकसराई चरवा थाना क्षेत्र से बारात आई थी। बताया जा रहा है कि गाने बजाने को लेकर बाराती और घरातियों में विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि नशे की हालत में बाराती और घरातियों में जमकर लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। बीच बचाव करने गए लड़की पक्ष का एक रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। फतेहपुर में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची एक पीड़ित महिला ने जिलाधिकारी से मिलकर प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया कि जमीन के पैमाइश के लिए लेखपाल और कानूनगो ने पैसे लेने के बाद भी काम नहीं किया। दोनों लोगों ने सादे कागज पे हस्ताक्षर करा लिए और अब पैमाइश करने से मना कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची असोतर थाना क्षेत्र के सूबेदार के साथ पूर्वा मजरे धर्मपुर सातो गांव की रहने वाली महिला राम भवन ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया कि मेरे ससुर रामधनी के मौत के बाद उनका नाम जमीन पर पुत्र शिव भजन राम भवन के नाम विरासत के तौर पर दर्ज किया गया है। जमीन के पैमाइश के लिए कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया है और 20 नवंबर को एसडीएम सदर के द्वारा जमीन की पैमाइश के लिए पुलिस बल और लेखपाल व कानूनगो को मौके पर जाकर जांच करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद 28 नवंबर के दिन शाम लेखपाल और कानूनगो मेरे घर पहुंचे और गांव के एक व्यक्ति को खेत जुताई और बीज का 1690 रुपए दिलाया। राजस्व विभाग के लेखपाल और कानूनगो ने मुझसे नकद 20,000 रुपए लेकर एक सादे कागज पर हस्ताक्षर कराने के बाद अब पैमाइश करने से इनकार कर दिया है। जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए जमीन की पैमाइश कराने के साथ दोनों कर्मियों पर कार्यवाही की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी के लिए आवास की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अटल विहार योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि हमारी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा अटल विहार योजना प्रारंभ की जा रही है, ताकि जरूरतमंदों को विशेष रूप से शहरी क्षेत्र के लोगों को किफायती दर पर मकान उपलब्ध कराए जा सकें। मुख्यमंत्री साय ने जिन आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया, उनके तहत 7 विभिन्न स्थानों पर ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के आवास बनाए जाएंगे।
लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं के तहत 1650 मकान बनाए जाएंगे। इनमें ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के 1452 आवास, वहीं एमआईजी श्रेणी के 200 आवास बनाए जाएंगे। हितग्राही भवनों का ऑनलाइन पंजीयन वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल विहार योजना के लिए हाउसिंग बोर्ड को ₹1 प्रति वर्ग फुट शासकीय भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं। इस योजना में पूर्व में घोषित अनुदान को जारी रखते हुए ईडब्ल्यूएस भवनों में 80,000 रुपए और एलआईजी भवनों में 40,000 रुपए अनुदान राज्य शासन द्वारा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और बालोद जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने अपने एक दिवसीय दौरे पर बालोद पहुंचे। उनके आगमन पर भाजपाइयों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने न्यू सर्किट हाउस में 4 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से निर्मित सिवनी से कलेक्ट्रेट मार्ग चौड़ीकरण और डामरीकरण कार्य का लोकार्पण किया। डिप्टी सीएम ने सर्किट हाउस में जिला भाजपा संगठन की बैठक ली। उसके बाद जिला प्रशासन बालोद की बैठक ली और जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि 13 दिसंबर को सरकार 1 साल पूरा कर रही है, जहां भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले हैं। एक बड़े कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री जनता के बीच 1 साल कार्यों को बताएंगे। वहीं डिप्टी सीएम जिले के अधिकारियों की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्रकार, भाजपा जिला अध्यक्ष सहित पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जिले के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मोहला कलेक्ट्रेट में ग्राम विचारपुर ब्लॉक अंबागढ़ चौकी के ग्रामीण ठेकेदार द्वारा बंधक बनाए गए मजदूरों को बचाने की गुहार लेकर कलेक्ट्रेट और एसपी के दफ्तर पहुंचे। दरअसल 29 नवंबर को उद्धव तिड़के नाम के ठेकेदार ग्राम विचारपुर आया और 29 मजदूरों को महाराष्ट्र गन्ना खेत में काम करने ले गया। अब उन्हें बंधक बनाकर 9 लाख रुपए की मांग कर रहा है। इसी दौरान बंधक महिला ने वीडियो बनाकर परिजन को भेजा, जिसमें मुख्यमंत्री से उन्हें बचाने की गुहार लगाई गई है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। पंजाबी गायक दलजीत सिंह दोसांझ ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में माथा टेका। दलजीत सिंह दोसांझ श्री महाकालेश्वर भगवान की भस्म आरती में सम्मिलित हुए। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने दोसांझ का सम्मान किया। पंजाबी गायक दलजीत सिंह दोसांझ यहां एक कार्यक्रम में इंदौर आए थे और इंदौर में अपनी पंजाबी गायकी का जलवा बिखेरने के बाद इंदौर के लोगों का दिल जीत लिया। उसके बाद सुबह बाबा महाकाल की शरण में माथा टेका। दिलजीत ने ई रिक्शा में महाकाल कॉरिडोर का भ्रमण भी किया। बात करते हैं गुजरात की सूरत के कामरेज के 84 टोल बूथ पर टोल चुकाने के लिए GJ5 और GJ19 पासिंग वाले वाहनों को स्थायी छूट दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने टोल संग्रह कंपनी से टोल छूट के लिए लिखित गारंटी की मांग की है और ऐसा नहीं करने पर स्थानीय विधायक और सांसद का पुतला फूंकने की धमकी दी है। दरअसल पिछले कुछ समय से कामरेज के 84 टोल बूथ पर सभी प्रकार के स्थानीय वाहनों को टोल से छूट देने की मांग की जा रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इस संबंध में विभिन्न विभागों में याचिकाएं दायर की जा रही हैं। वहीं कामरेज तालुका पंचायत में आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा टोल छूट की मांग की जा रही है। आम आदमी पार्टी के विपक्षी नेता JD कथियार ने आरोप लगाया है कि टोल अवधि 2022 में समाप्त हो गई है, फिर भी यहां वाहन चालकों से टोल कंपनी द्वारा उनसे टोल टैक्स वसूला जा रहा है। साथ ही आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा स्थानीय वाहनों को टोल टैक्स से छूट देने की मांग की है। आम आदमी पार्टी नेता मांग कर रहे हैं कि GJ5 और GJ19 के पासिंग वाले सभी प्रकार के वाहनों को टोल से छूट दी जानी चाहिए और वह भी लिखित में दी जानी चाहिए।
या अगले 14 तारीख तक टोल नाका पर इस मामले का बोर्ड लगा दें। ऐसा नहीं करने पर स्थानीय विधायक और सांसद का पुतला फूंकने की चेतावनी दी गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।